प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के लिए पेपर 1 एंड 2 जो रिसर्च एप्टीट्यूड से टॉप क्वेश्चंस है, मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और सेशन को साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन के आत्मविष्ट शैली के प्रयोग की अनुमति है? 1 नंबर पर है आपको सिद्धांत मूलक शोध, 2 परीक्षण मूलक शोध, 3 सहभागी परीक्षण आधारित शोध, 4 ऐतिहासिक शोध, 5 व्यष्टि अध्ययन शोध। इंग्लिश इसकी है, द पर्सनलिस्टिक स्टाइल्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च? 1 ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, 2 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, 3 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, 4 हिस्टोरिकल रिसर्च और 5 केस स्टडी रिसर्च। इसमें ABCD कर के आपको कोई 3 स्टेटमेंट को चयन करना है। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मविष्ट शैली यानी परमिसिबल इन पर्सनलिस्टिक स्टाइल्स को किस प्रकार में कौन कौन से हमें यह अनुमति देता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है वह वाइटल है। आपको ग्राउंडेड नंबर 1 यह आपको जरूरी है। इसमें जो भी क्रियाएं होती है वह शोध प्रतिवेदन लेखन के आत्म शैली में प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका है व्यष्टि अध्ययन शोध, व्यष्टि यानी केस स्टडी। केस स्टडी इसमें आपको किसी एक से संबंधित दिए गए समूह से किसी एक से संबंधित को चयन करना होता है, जो आपका विशेष व्यष्टि रूप में होता है। व्यक्ति न होकर के यहाँ समूहों को कहा गया है। एक इकाई, एक यूनिट। तो हमारा 1 सही है और 5 सही है। 1 और 5 आपको ऑप्शन डी की ओर है, यानी 3 भी सहभागी परीक्षण पार्टिसिपेंट, जो जब भी शोध प्रतिवेदन लेखन के आत्मविष्ट शैली में आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है, यानी सहभागी परीक्षण आधारित शोध। 1, 3 और 5 जो ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पर है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? ए परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, बी शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, सी परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, डी है परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या को अंतिम रूप देना, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। तो इसमें सही विकल्प ABCD में हमें चयन करना है कि कौन सा सही होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि परिकल्पनात्मक यानी हाइपोथेसिस, निगमनात्मक यानी इंडक्टिव शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में किस क्रम को, सिस्टमेटिक रूप से पूछा जा रहा है कि किस क्रम को। तो जब भी हम शोध के संदर्भ में बातें करते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम मिलता है, एक प्रॉब्लम का चयन करना होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि हमारा प्रश्न क्या है, वह हमारा टॉपिक क्या है। तो यही हमारा शोध का
समस्या है, शोध का विषय है। तो सही में हमारा क्या होगा, शुरू में शोध समस्या निर्धारित करना, शोध समस्या निर्धारित करना, यानी 1 नंबर पर आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पर आता है आपका हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना निर्माण। तो इसके बाद यही है आपका परिकल्पना परीक्षण, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया उसका टेस्टिंग, उसके बाद सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन, उसके बाद कंक्लूजन। इसका एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक है, उसे ध्यान में रखेंगे। PHDCAG, P है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, H है हाइपोथेसिस और D है आपका डाटा, C यहाँ कैलकुलेशन डाटा, कैलकुलेशन ऑफ डाटा, A एनालिसिस और J है आपका जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो PHDCAG एक छोटी सी ट्रिक, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्रम बैठाने में सहूलियत होगी। तो सही विकल्प हमारा बी की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही आंसर। शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, यानी जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? ए प्रयोगमूलक विधि, बी वर्णनात्मक विधि, सी ऐतिहासिक विधि, डी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। इंग्लिश इसकी है, अ कॉलेज टीचर प्लान्स अ रिसर्च प्रोग्राम इन व्हिच ही सी इंटेंड्स to improve the socio-emotional aspect of his her classroom climate during teaching. Which one of the following research method will be considered appropriate in this context? A. Experimental method, B. Descriptive method, C. Historical method और D. Action research method. ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। यह ध्यान देने वाली बातें हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई कॉलेज टीचर, तो जब भी हम देखें कि कॉलेज टीचर हो या स्कूल टीचर हो, तो उस संदर्भ में जो भी शोध किया जाता है वह आपका इमीडिएट होता है, और जो भी होता है वह एजुकेशनल होता है, और इसमें एक समय अवधि में ले लिया जाता है। तो जिसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है, जहां आपको मिल जाए कि सुधारना है या वृद्धि करना है, तब आपका सही एक आंख मूंद कर सही हो जाएगा, आपका एक्शन रिसर्च हो जाएगा, आपका एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। ऑप्शन अनुसंधान, ऑप्शन आपका डी की ओर है, एक्शन रिसर्च मेथड। चलिए सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है? ए साहिल पारगमित विद्यार्थियों के अपने अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन करता है। बी रेखा पारगमन के संबंध में माता पिता और उनके बच्चों का साक्षात्कार लेती है। सी समीर जिले एवं कक्षा के ग्रेडों से सफल पारगमन वाले की प्रतिशतता को देखता है। डी रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। दिए गए ऑप्शन से ABCD में
सही का विकल्प चुनना है। प्रश्न है कि मिश्रित पद्धति अनुसंधान, मिश्रित, यहाँ मिश्रित पद्धति से संदर्भित है कि कौन सा उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग है। मिश्रित पद्धति के अंतर्गत कौन सा उदाहरण है, साहिल का या रेखा का या समीर का या रेशमा का। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ ढंग से जो दर्शाता है वह है कि रेशमा अवलोकन करती है, रेशमा अवलोकन करती है और वर्ग कक्ष में ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को वह संपूरक करती है, यानी ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण स्रोत। ए, हमेशा समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान है तो गौण स्रोत ही होगा। बी, हमेशा अन्य समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान है तो प्राथमिक स्रोत ही होगा। सी, अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान है तो प्राथमिक स्रोत हो सकता है। डी, अन्य किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपको कोई एक ऑप्शन को चयन करना है, ABCD में क्या होगा। ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च के संदर्भ में है कि गौण स्रोत क्या है, गौण या मुख्य नहीं, प्राइमरी नहीं है, यहाँ आपको सेकेंडरी सोर्स के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यह इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान है तो प्राथमिक स्रोत हो सकता है। ये हो सकता है, जो मुख्य नहीं है, जो गौण है, जो सेकेंडरी है, वह किसी और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए वह प्राइमरी स्रोत हो सकता है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है, ABD गलत है। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान है तो प्राथमिक स्रोत हो सकता है। नंबर 6 का प्रश्न देखा जाए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन ए, experimental research allows you to eliminate the influence of many extraneous factors. Reason R है, in experimental research variables are actively manipulated and environment is controlled as possible. हिंदी है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए के रूप में है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण आर है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। दिया गया विकल्प ABCD में कोई एक का चयन करना है। दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है दूसरा गलत है, बताना है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बाह्य कारक को प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। तो यह देता है बाह्य कारक, जिस प्रकार हम किसी लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे होते हैं और बाहर की आवाज़ है, जो झरझराहट होती है, गाड़ी की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, उसको कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरह उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे पंखा की घरघराहट, तो पंखा को बंद कर करके इसको संपादित किया जा सकता है। तो कथन, अभिकथन ए हमारा सही है। दूसरा आर रीजन क्या कह रहा है उसे देखा जाए। प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। ये कथन भी आपका पूर्णतः सही है, नो डाउट। क्योंकि जब प्रयोगात्मक
अनुसंधान में यानी एक्सपेरिमेंटल में जो कुछ भी किया जा सकता है वहाँ मैनिपुलेटेड है, वहाँ जोड़ घटाव इधर से उधर कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, हेर फेर किया जाता है और परिस्थिति को कंट्रोल किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और इस जगह बिकॉज लगाने से हमारा यह भी रीजन सही हो जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन ए की ओर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वाचन में सहायता करती है। कथन 2, साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों की ओर कोई सहायता नहीं करती है। ये आपको 2 कथन दिए गए हैं। इंग्लिश है इसकी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज हर फाइंडिंग्स। स्टेटमेंट 2 है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट ऑफ एनी हेल्प इन हियरिंग डिफरेंट थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू योर रिसर्च एरिया। ABCD में विकल्प दिया गया है। कौन हमारा स्टेटमेंट सही है उसको पता करना है। साहित्य की समीक्षा यानी RRL, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ये हमारा है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर RRL। तो जब कभी हम सब शोध के लिए शोध टॉपिक का चयन कर साहित्य की समीक्षा वही RRL के सहारे किया जाता है, तो जो रिसर्चर है उसे यह सहायता प्रदान करता है, वह इसमें उसकी मदद करता है। इस प्रकार कथन 1 हमारा सही है। कथन 2 कह रहा है कि साहित्य की समीक्षा यानी RRL की समीक्षा करना, रिव्यू करना आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों की ओर सहायता नहीं, यह तो सहायता करती है, लेकिन यहाँ कथन 2 आपको कह रहा है सहायता नहीं करती है, तो यह कथन आपको गलत हो जाएगा। यानी 1 सही और 2 गलत, जो ऑप्शन सी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे संबंधित फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में सहायता प्रदान करेगा। सेकंड पेपर में आपको सोशियोलॉजी, एजुकेशन और कॉमर्स में ये ज़रूर पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ये है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, माइन्यूटली देखना है और समझना है। सेशन पर आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।